नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस सेट ये 9वां हमारा रहेगा। इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर यहाँ पर आई बटन पर हम दे देंगे, यहाँ पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छी सीरीज़ है एमपीपीएससी एमपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। पूरा एमपी हम कवर कर रहे हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चन जो कि पीवाईपी पैटर्न पर आधारित है। गाइस इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एमपी का नंबर 1 कंटेंट यहाँ पर मिलता है। जितना भी आपको करंट में चीज़ें आपको लगेंगी एग्जाम के लिए, पूरा करंट वीडियो यहाँ पर आपको डल रहे हैं, तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। गाइस अभी एमपी स्पेशल करंट अफेयर ई बुक लॉन्च की गई है। इसको अगर आप चाहते हैं परचेस करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से भी जाके आप रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ई बुक आप एक बार डेमो जाके जरूर से देखिएगा, आई होप कि आपको पसंद आएगा। काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर भी यहाँ पर चल रहा है। उसके अलावा एमपी स्पेशल करेंट कांस्टेबल के लिए टेस्ट सीरीज़ है। गाइस ये जो टेस्ट सीरीज़ है काफ़ी अच्छी है, एक बार डेमो जाके देखिएगा, पूरा पता चलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस पर भी काफ़ी अच्छा ऑफर अभी चल रहा है, परचेस कर सकते हैं। फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय आईएसटी रेखा गुजरती है। अब देखिए ये जो आईएसटी रेखा गुजरती है, ये किस जिले से गुजरती है? ये मध्य प्रदेश का ही जिला है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा गाइस, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंगरौली। सिंगरौली से गुजरती है भारतीय मानक रेखा, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का ये जिला है। और ये जो जिला है गाइस, एक चीज़ और आप याद रखिएगा, भोपाल। भोपाल जो है, भोपाल से सबसे दूरस्थम जिला कौन सा है? तो ये आपका सिंगरौली ही जिला है। क्लियर है? और ये आपका याद रखिएगा। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें सिंगरौली की, तो सिंगरौली में ही आपकी जो ये है ऊर्जा राजधानी, ये आपकी सिंगरौली में है, जो कि बेढ़न सिंगरौली को जाना जाता है। और वर्ष 2008 तक सिंगरौली के गठन के पूर्व में ये सीधी जिले में हुआ करता था। तो याद रखिएगा, भारतीय मानक रेखा कहाँ से गुजरती थी पहले? 2008 के पहले जब ये अलग नहीं हुआ था सीधी से सिंगरौली, तब ये आपकी सीधी जिले से गुजरती थी। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपके एग्जाम में आपको क्लिक करना है। गैस टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर जितनी भी करंट की अपडेट होती है यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है, तो आप इसको जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है गैस, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? ये किया था मेघा पाटकर ने। और मेघा जो पाटकर है, ये स्पेशली जानी जाती है नर्मदा जो आंदोलन जितने भी होते हैं नर्मदा बचाओ से संबंधित, वो यहाँ पर मेघा पाटकर जो है इसमें हिस्सेदारी होती है, यानी इसी के लिए ये जानी जाती है। तो ये संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, याद रखिएगा। और नर्मदा पर निर्मित किए जा रहे कई बांधों में, और इनके जो स्थल है, कई सारे बांध का निर्माण किए जा रहे हैं, तो इनको विस्थापन के कारण जो लोगों के विस्थापन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए इनके द्वारा एक आंदोलन स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1985 में, 1985 में इनके द्वारा ये जो है आंदोलन प्रारंभ किया गया। 4 सितंबर 1989 से जो है हरसुद खंडवा जो आता है यहाँ पर 200 से अधिक गैर संगठनों के लगभग 50,000 लोगों की सहभागिता में इस आंदोलन का राष्ट्रीय विस्तार इन्होंने किया था। तो मेघा पाटकर इसीलिए जानी जाती है। और नर्मदा संरक्षण के मूल उद्देश्य से प्रेरित इस जन आंदोलन को समाज सेविका जो है मेघा पाटकर, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम इसमें किया है। इसके अलावा अरुण पटेल, अरुंधति राय, बाबा आमटे आपने नाम सुना होगा, शबाना आजमी, और एक और काफ़ी महत्वपूर्ण सुंदरलाल बहुगुणा, इन सभी लोगों ने आंदोलन के विकास में विस्तार में सक्रिय योगदान भी दिया है। तो ये सभी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। सबसे ज़्यादा नेतृत्व जो किया था ये इसका इन्होंने मेघा पाटकर ने किया था। क्लियर है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, ये ओरछा में स्थित है सुंदर महल, याद रखिएगा। और सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है और ये मध्य प्रदेश के ओरछा में है। ओरछा जिला नहीं है, ये आपका निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। पहले टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता था। और इसका निर्माण किसने करवाया था गाइस सुंदर महल का? तो राजा दूरभजन सिंह था, उसने इसका निर्माण करवाया था सुंदर महल का, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की? सांची पहाड़ी पर की है ये, और ये की गई है सर जॉन मार्शल के द्वारा। सांची की पहाड़ी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना सर जॉन मार्शल ने की है। और देखिए 1919 में भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा तत्कालीन गवर्नर थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल। अब इन्होंने सांची की पहाड़ी के ऊपर संग्रहालय की स्थापना करवाई थी। तो ये करवाई थी इन्होंने, सर्वे जो हुआ था 1919, इसमें यहाँ पर ये करवाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर रहेगा, इस मध्य प्रदेश का वर्तमान कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, ये है आपका
3,08,245 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी आपको 252 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलता है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आपको 245 मिलेगा या फिर 252 मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? इसके अलावा गाइस जो है मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश इसमें आता है। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है ये आपको हम बता चुके हैं, 3,08,245 या 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का कितना है, तो ये 9.38% है भारत का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, राजस्थान पहला है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा राजस्थान है। राजस्थान जो है भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है, 10.4% हिस्सा राजस्थान के इसमें, 9.38 अभी हमने आपको बताया है मध्य प्रदेश का। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें 9.3% हिस्सा ये रखता है क्षेत्रफल में। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है, ये होकर गुजरता है सिंगरौली से। मानक मध्याह्न सिंगरौली से होकर गुजरते हैं। भारत का देखिए क्वेश्चन जो है सेम रहेगा बट पैटर्न चेंज रहेगा, कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा। और भारत का मानक मेरिडियन 82 डिग्री, याद रखिएगा 82 डिग्री पूर्व रेखा, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के यहाँ से माध्यम से होकर ये गुजरता है। तो ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होते हुए निकलता है। तो मध्य प्रदेश में आप याद रखिएगा स्पेशली। और गाइज मध्य प्रदेश वर्तमान में भारत में जितने भी गवर्नर और मुख्यमंत्री अभी चेंज हुए हैं हाल ही में, जैसे कि आप सभी को बताइए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पांडुचेरी के राज्यपाल भी चेंज किए गए, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो जितनी भी अपडेट है पूरी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये जो वीडियो है हमारे नए चैनल पर आने वाला है, आज इवनिंग में आ जाएगा। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर नए चैनल की लिंक आपको मिलेगी, वहाँ से जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही ये वीडियो आएगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा और पूरे करंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकंटक। अमरकंटक किस जिले में स्थित है? देखिए ये जो आपका है अनूपपुर जिले में आता है अमरकंटक। यहाँ से देखिए 3 नदियाँ निकलती हैं, हमारे वीडियो में आपको बताते भी हैं। बट ये जो है विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणियाँ है इनके संधि स्थल और मैकाल पहाड़ी पर ये आपका स्थित है अमरकंटक। तो याद रखिएगा ये आपका अनूपपुर जिले में आता है। महाजनपद युग में उज्जैन इसकी राजधानी थी, तो ये थी आपकी अवंती की राजधानी। महाजनपद युग की बात की गई है तो इसमें अवंती की राजधानी थी उज्जैन। क्लियर है? और देखिए 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक जो काल था उसमें भारत के 16 महाजनपदों में से एक अवंती महाजनपद भी हुआ करती थी और आधुनिक मालवा क्षेत्र में ये आपकी स्थिति। तो इसकी राजधानी अवंती की जो है उज्जैन की राजधानी थी अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? ये जो झीलों का शहर कहा जाता है ये कहा जाता है भोपाल को। सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। और देखिए इस शहर में कई प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें भी हैं और इसी कारण इसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। जैसा कि पता होगा कई सारी झीलें यहाँ पर स्थित है। और यह देश का 17वां सबसे बड़ा शहर है। और विश्व का अगर हम बात करें तो 131वां नंबर इसका आता है भोपाल का। तो ये आप डेट आप कर लीजिएगा डेटा। अगर देश की बात करें तो देश का 17वां सबसे बड़ा शहर है और विश्व का 131वां सबसे बड़ा शहर ये आपका भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है खजुराहो। खजुराहो शासकों की राजधानी थी। किन शासकों की? ये चंदेल शासकों की राजधानी थी, चंदेल। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। और देखिए मध्यकालीन भारत का प्रसिद्ध राजवंश ये था चंदेल। यहाँ पर जो है 8वीं से 12वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से यमुना और नर्मदा के बीच में इनका शासन रहा था। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जो पश्चिम भाग था इस पर इन्होंने राज किया था चंदेल लोगों ने। मुख्य क्षेत्र इनका था बुंदेलखंड वाला एरिया जो कि चंदेल जाने जाते हैं। जैसे कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण भी इनके द्वारा ही करवाया गया था 950 से 1050 ईस्वी की बीच में। और इस दौरान वास्तुकला तथा मूर्तिकला अपने जो है उत्कर्ष पे थी ऐसा बोला जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो खजुराहो काशी मंदिर है। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा, इस निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है? 51वां जिला है मध्य प्रदेश का, यह है आपका आगरमालवा। आगरमालवा आपने सुना होगा, शाजापुर से अलग कर कर इसको बनाया गया है। और अभी हाल ही में यहाँ पर देश का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य बनाया गया है। देखिए पहले से था ये एशिया का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य यहीं पर था, बट यहाँ पर अभी और कुछ चीज़ें की गई है। तो जो हमने करंट वीडियो में जो कि डाला था उस करंट अफेयर वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। करंट में आई थिंक दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 वाले में वो अपडेट था पहले। तो आगरमालवा इस हिसाब से आप याद रखिएगा 16 अगस्त को ये नए जिला बनाए गए 2013 को, 16 अगस्त 2013 को नया जिला बनाया, शाजापुर से अलग करके बनाया गया है। और इसमें 4 तहसीलें थी। क्लियर है? 4 तहसीलें इसमें है शाजापुर में।
जो कि 51वें जिला है। 52वें जिले की हम बात करें तो ये आपका निवाड़ी है, जो कि कहाँ से अलग करके बनाया गया है, तो ये अलग करके बनाया गया है टीकमगढ़ जिले से 1 अक्टूबर 2018 को। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है, तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी सतना। सतना में याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में स्टेट नॉलेज मैनेजमेंट जो सेंटर है, क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में इप्को भी बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर 3 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। क्लियर है। और देखिए इसमें से सतना भी आपका शामिल है, सतना, सीहोर और राजगढ़। तो याद रखिएगा कौन कौन से जिले, सतना जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है, इसके अलावा राजगढ़ और सीहोर, ये 3 जिले इसमें शामिल किए गए क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट 2017-18 इसमें शामिल किए गए हैं। और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना, इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट विलेज क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट 3 जिले हैं स्पेशली, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपका, सतना, राजगढ़ और सीहोर। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। मत्तीखेड़ा बांध मेडीखेड़ा बांध के ऊपर बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका किस नदी के ऊपर, सिंध नदी के ऊपर ये बना हुआ है मेडीखेड़ा बांध। और मध्य प्रदेश के किस जिले में, शिवपुरी जिले में आपका स्थित है, जो कि सिंधु नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष में प्रबंधन संस्था DMI की स्थापना की गई। अब ये की गई है 1987 में, 1987 में ये की गई है। और यहाँ कहाँ पर ये आपकी स्थित है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल में आपदा प्रबंधन संस्था इसको बोला जाता है, जिसको DIM बोला जाता है। तो याद रखिएगा भोपाल में इसकी स्थापना की गई है 1987 में। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने की, तो ये की गई है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। और इसकी जो परिकल्पना की अगर हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने की थी। कब की थी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत, तो 5 अप्रैल को की थी 1961 में। तो ध्यान रखिएगा चीज़ें यहीं से आपके निकल कर आती हैं। दूध सागर, हुंडरू एवं चित्रकूट के नाम हैं। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। देखिए दूध सागर, हुंडरू और चित्रकूट, ये क्या है, ये जलप्रपात है, पर्वत है, मरुस्थल है, ग्लेशियर है। क्वेश्चन काफ़ी IMP है, ये आपके जलप्रपात हैं। दूध सागर आपने पता होगा ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। हुंडरू चित्रकूट भी आपका जो कि सतना जिले में ही आता है, ये सभी जलप्रपात है। तो देखिए दूध सागर जलप्रपात कर्नाटक और गोवा राज्य की सीमा पर स्थित है। और एक आपका दूध सागर जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर भी बना हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दूध सागर वैसे MP में भी है, इसके अलावा कर्नाटक और गोवा जो राज्य है यहाँ पर भी ये है। और ये भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें जो कि गोवा और कर्नाटक में दूध सागर, तो ये इसकी ऊंचाई है 310 मीटर। अगर हम बात करें हुंडरू के बारे में, तो हुंडरू जो जलप्रपात है ये रांची में है, जो कि झारखंड स्टेट में आता है। और लगभग 28 किलोमीटर जो लंबाई है। और स्वर्ण रेखा जो नदी है इस पर ये बना हुआ है। और ये जो चित्रकूट है ये जलप्रपात भारत के जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही आता है, इंद्रावती नदी पर ये आपका स्थित है। और चित्रकूट जो है इसका कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में भी आता है। तो याद रखिएगा चित्रकूट जो जलप्रपात है ये आपका छत्तीसगढ़ में, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से जवाब रहेगा। और मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाता है ये, याद रखिएगा देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है ये, इंदिरा गांधी नाम इसका है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में आपका स्थित है। इस संग्रहालय की स्थापना कब की गई, देखिए 21 मार्च को, 21 मार्च डेट आप याद रखिएगा 1977 नई दिल्ली में खोला गया था ये आपका। किंतु दिल्ली में पर्याप्त जमीन नहीं मिली इसको, और इसके कारण इसको भोपाल में बनाया गया था। तो याद रखिएगा 21 मार्च 1977 में इसको दिल्ली में खोला गया था, किंतु बाद में इसको दिल्ली में पर्याप्त जगह ना होने के कारण, ज़मीन के अभाव होने के कारण इसको भोपाल में बनाया गया था। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा कि कौन सा जो संग्रहालय है ये आपका पहले दिल्ली में खोला गया था, परंतु जगह के ज़मीन के अभाव के कारण ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसको भोपाल में फिर शिफ्ट किया गया। तो ये आपका भोपाल में रहेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार कालिदास सम्मान है, कालिदास सम्मान ये आपका रूपंकर कलाओं के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। और देखिए ये जो दिया जाता है शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कला, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य, इन सभी चीज़ों के लिए दिया जाता है। 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। इसकी स्थापना 1980 में की गई, याद रखिएगा। और गाइस प्रथम ये पुरस्कार किसे मिला था, तो जी सुब्रमण्यम थे, इनको मिला था। इसके अलावा शंभु मित्र नाम से भी थे एक,
और एक थी आपकी रुक्मणी देवी। इन तीनों को मिला था। जो सबसे पहले हमने बताया जी सुब्रमण्यम, इनको रूपंकर कलाओं के लिए, शंभु मित्र को रंगकर्म के लिए, और रुक्मणी देवी जो थी इनको शास्त्रीय नृत्य के लिए ये जो पुरस्कार है दिया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस करंट में भी 2015-16 का किसे दिया गया, राज बिसारिया को दिया गया, 2016-17 का बंसी कोल को दिया गया, और 2017 का 18 का दरभंजा बिहार से जो है राम गोपाल बजाज। अंजलि इला मेनन जो है काफ़ी पूछी जा रही है, 2018 का इनको मिला है। तो डेटा अपडेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये राष्ट्रीय उद्यान आपका है फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा, डिंडोरी जिले में ही आपका आता है, और ये राष्ट्रीय उद्यान पौधों के जीवाश्म के कारण जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम पड़ा है। इसकी स्थापना 1968 में की गई है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता आपको बताना है कौन थे। सबसे पहले ये जो पुरस्कार दिया गया रोज करकेट्टा को दिया गया, रोज करकेट्टा। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जाता है गाइस, ये आदिवासी जो विकास है इसके लिए दिया जाता है। किसी संस्था या व्यक्ति को ये दिया जा सकता है। 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, साथ ही प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई, तो 2007-8 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था? तो ये जो है किस नेशनल पार्क को, तो ये पन्ना नेशनल पार्क को दिया गया, याद रखिएगा। ट्रिप एडवाइजर द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, नाम आप याद रखिएगा। पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, इसकी स्थापना 1981 में की गई। पन्ना जिले में आपका स्थित है, याद रखिएगा। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कई राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्य में महत्वपूर्ण स्थान इसका आता है, क्योंकि ये आपका पन्ना में स्पेशली है। इसके अलावा छतरपुर जिले में भी ये फैला हुआ है। इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 543 वर्ग किलोमीटर में ही फैला है, और ये जो है एक रेप्टाइल पार्क भी है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 में शामिल किया गया है। और एक और चीज़ हम आपको बता दें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, पन्ना टाइगर जो रिजर्व है ये देश की 22वीं संरक्षित परियोजना है, और इसे पन्ना टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। खजुराहो से लगभग इसकी जो दूरी है ये 25 किलोमीटर के लगभग है, और केन नदी जो गुजरती है ये इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर निकलती है, पन्ना टाइगर रिजर्व से। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है, याद रखिएगा ये है आपका नर्मदा एक्सप्रेसवे, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लंबाई है 1265 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात से होते हुए जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना कब से प्रारंभ हुई? मध्य प्रदेश राज्य में ये हुई है आपकी 2007 से। सही जवाब रहेगा, देखिए लाडली लक्ष्मी जो योजना है अप्रैल 2007 से इसको आरंभ किया गया है। जनवरी 2006 के बाद में जन्मी बच्चियां जो हैं लड़कियां, इनकी शिक्षा और सर्वांगीण विकास हेतु ये जो सहायताएं प्रदान की जाती है, 2007 में इसको शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में निमरानी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जो पार्क आता है खरगोन जिले में आता है, खरगोन सही जवाब रहेगा। और गैस पार्क वाला भी स्पेशल वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जितने सभी पार्क हैं उन सभी पार्कों को डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए, वीडियोस वाले में चले जाइए, आपको मिलेगा वहाँ पर पूरे पार्क आपके कवर हो जाएंगे। खरगोन के अंतर्गत ही आता है, खरगोन सुनहरा जिला है, सिंगाजी का मेला लगता है, CISF प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पर है। इसके अलावा गैस जो खरगोन है आपका, ये कपास उद्योग केंद्र जो है, अनुसंधान केंद्र, ये भी यहीं पर है। तो इसलिए आप याद रखिएगा कपास उत्पादन में शीर्ष स्थान भी आपका रखता है। कालियादेव महल कहाँ स्थित है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है कालियादेव महल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे चुका है। गाइस कालियादेव महल से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं बेसिकली। एक आपका क्वेश्चन बनता है कालियादेव महल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उज्जैन में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कालियादेव जो महल है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये आपका उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा ये चीज़ें। और ये जो महल है अब तो खंडरों में तब्दील हो गया है, बट यहाँ पर जो है पहले ये नदी थी और नदी में कुंड बने हुए थे यहाँ पर, और आज 52 कुंड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कालियादेव महल यहीं पर है, इसमें 52 कुंड भी है। तो याद रखिएगा ऐसा पूछा जा सकता है कि उज्जैन में ऐसा कौन सा महल है जहाँ पर जिसमें 52 कुंड है, या फिर 52 कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएँ। गाइस आज के वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए विद डिटेल के साथ में, और फुल एक्सप्लेन आपको किया हर एक क्वेश्चन के बारे में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल पाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। गाइस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।